अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इंग्लिश जो नया सिलेबस है 2025 और 26 उनके लेसन्स का आगाज़ करने वाला हूं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर आखिरी चैप्टर तक इसको मैं लेक्चर्स के साथ डेली बेस पे इंशाल्लाह आप लोगों को ये कराने की, बावर कराने की और एक नए तरीके से इसमें आप लोग देखेंगे कि किस तरह से एक नए तरीके से आप इंग्लिश को बच्चों को जो है वो टीचर्स भी देखेंगे कि वो किस तरह से इंग्लिश को एक नए मेथड के साथ पढ़ा सकते हैं, और स्टूडेंट्स भी देखेंगे कि टेक्स्ट में से ही आप किस तरह से अपने ग्रामर को जो है वो उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो ग्रामर जो होता है ना, ये अगर आप टेक्स्ट में से करें तो ये बहुत ज़्यादा इजी होता है लर्नर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, को इसको याद रखें। ठीक है, तो आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश न्यू सिलेबस 2025 और 26। जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है। तो इंग्लिश का सिलेबस चेंज हो गया तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन में पाया गया है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज क्यों है। भाई, आप लोगों ने तो नए सिरे से तैयार करना है, सिलेबस पुराना हो या सिलेबस नया हो, आप लोगों को इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ जो उन्होंने थोड़ी सी टफ बनाई है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और उनका आंसर है। वो क्या है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट पे कुछ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो कंसेप्चुअल हैं। इसके अलावा वो लेटर कंसेप्चुअल पूछ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना होगा। अगर आप इंग्लिश में अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर लेते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। इसके लिए ना मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ अपनी, मतलब कि एज अ टीचर जो लास्ट ईयर जो मेरे पास फर्स्ट ईयर क्लास थी, तो लास्ट ईयर में बोर्ड की तरफ से एक मतलब कि उन्होंने रूल दिया था कि इस साल जो है वो 30% या उससे भी ज़्यादा कंसेप्चुअल पेपर, कम से कम वो कहते हैं कि 30% तो ज़रूर कंसेप्चुअल बनेगा। वो ज़्यादा भी हो सकता है, 40, 50, 60, 70 तक भी जा सकता है। तो क्या हुआ कि जैसे मुझे पता चला तो मैंने फर्स्ट ईयर की जो क्लास थी मैंने उनके साथ जो है वो उनकी जो तैयारी है वो उसी हिसाब से करवानी शुरू की। मैं उनको शॉर्ट क्वेश्चन अपनी तरफ से, जैसे मैं एक पेज पढ़ाता, लिख देता बोर्ड पे, बच्चे उसका आंसर करते। तो स्टार्ट में उनका आंसर जो था वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था और ना ही सही था ग्रामर के हिसाब से, या वैसे उसका कॉन्सेप्ट सही नहीं होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे वो महीना 2 महीने गुजरे तो काफ़ी ज़्यादा उनमें इम्प्रूवमेंट आ गई। तो एट द एंड जब पेपर में जाके बैठे वो, तो पेपर 70% कंसेप्चुअल आ गया। और आप देखेंगे पिछले साल जो फर्स्ट, जो इस साल सेकंड ईयर है, जब वो पिछले साल फर्स्ट ईयर में थे तो उनका रिजल्ट आप इंग्लिश का देखें जो कि बहुत ज़्यादा लो आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बात बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स थे उनमें कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं था जिसके 80 से कम आए हों। 95 तक भी बच्चे गए हैं जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स हासिल किए थे। तो इसके लिए मैं बस यही करवाता हूँ अपने बच्चों की जो है उनकी जो राइटिंग स्किल है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को भी 2 चीज़ें मैं लेकर चलता हूँ 9-10 में। एक तो मैं उनका ग्रामर टेक्स्ट में से क्लियर करवा देता हूँ, उनके टेंसेस इसी में से क्लियर करवा देता हूँ, रोजाना कोई एक आध पॉइंट बता देता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, मैं अपनी तरफ से कोई उसको पैराग्राफ में से मतलब कि उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए क्वेश्चन देता हूँ, बच्चे अपनी तरफ से लिखते हैं। तो मैं क्वेश्चन भी दूंगा, आप लोग मुझे लिख के, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी जो है ऐड कर दूंगा, आप उसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको उसकी जो मेन मिस्टेक्स हैं या ग्रामर में या जो भी हैं वो आपको सही करके बता दूंगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास है वो है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। अब सेवियर कहते हैं बचाने वाला, निजात दहिंदा। मैनकाइंड किसे कहते हैं? इंसानियत को, मतलब कि इंसानियत का निजात दहिंदा। जैसे ही टाइटल हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक ही नाम आता है। वो कौन सा नाम आता है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके माइंड में कौन सा नाम आता है। किस तरह से उन्होंने सेव किया मैनकाइंड को, मतलब कि वो इंसानियत जो तबाही के दहाने पर खड़ी थी, मतलब कि जो बिल्कुल तबाह होने को थी, जिसको बनने में कई हज़ार साल लगे थे,
और अब बिल्कुल वो इंसानियत जो है वो तबाही के दहाने पर खड़ी थी। जैसे हमने पढ़ा है, हम हिस्ट्री से पढ़ते हैं, हमने अहादीस मुबारका से भी पढ़ा है कि लोगों के दरमियान जो है वो जहालत आम थी, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा सालों साल नस्लों तक जारी रहता। तो ऐसी कौम में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और उन्होंने इंसानियत को जो है वो बिल्कुल गहराई से, जब वो डूबने वाले थे, वहाँ से उन्होंने वर्ल्डली डोमेन में भी और स्पिरिचुअली डोमेन में भी उनको हाईएस्ट पॉसिबल लेवल तक पहुंचा दिया। तो अगर यहाँ पे आप टाइटल की बात करें तो टाइटल में हमारे पास 4 वर्ड्स यूज हुए हैं। एक वर्ड है हमारे पास दी, जो कि आर्टिकल है, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल है, सेवियर और प्रेपोजिशन है, फिर है मैनकाइंड। एक बात आप लोग ज़हन में रखिएगा जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आने वाली है, वो क्या है कि आप जब भी किसी भी इंग्लिश मतलब कि आप इंग्लिश को जब सीखना स्टार्ट करते हैं तो 2 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। पहली चीज़ कौन सी जहन में रखनी है कि जो वर्ड्स हैं किसी भी सेंटेंस में उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है, उनकी पोजीशन क्या है। दूसरी चीज़ वो वर्ड एक तो किस जगह पे आया है, दूसरा उसका सेंटेंस में फंक्शन क्या है। ये 2 वर्ड आप लोग जहन में रखिएगा। इन 2 वर्ड से आप लोगों का बहुत ज्यादा वास्ता पड़ने वाला है। अब अगर बात करें तो हमारे पास टाइटल में 4 वर्ड्स हैं, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। इसमें हमारे पास जो दी है वो तो हमारे पास है आर्टिकल। दी क्या है हमारे पास, डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल जैसे कि आप जानते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट। अगर हम बात करें डेफिनेट आर्टिकल की उसमें द आता है, इनडेफिनेट की बात करें तो उसमें एन और ए आता है। फिर हमारे पास एक और वर्ड है, फिर हमारे पास है प्रेपोजिशन, ठीक है, फिर क्या हमारे पास प्रेपोजिशन है, ठीक है। अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं प्रेपोजिशन इन, ऑन, एन, एट, फॉर, ये कॉमन सी प्रेपोजिशंस हैं। अब यहाँ पे जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जब भी किसी सेंटेंस में आर्टिकल आए या प्रेपोजिशन आए, ठीक है, अब आर्टिकल या प्रेपोजिशन के बाद नाउन जरूर आता है, ठीक है, नाउन जरूर आएगा। अब बाज दफा आप लोगों ने देखा होगा कि 3 वर्ड्स आ रहे होते हैं, इसमें एक आर्टिकल होता है ए, एन और दा कोई भी, फिर वर्ड नंबर 1 होगा, ठीक है, फिर वर्ड नंबर 2 होगा। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें नाउन कौन सा है, क्या दोनों वर्ड्स नाउन है, ऐसा नहीं है। ये आपका आर्टिकल हो गया, ठीक हो गया, ये आपका क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। वर्ड नंबर 1 आपका एडजेक्टिव होगा और वर्ड नंबर 2 आपका नाउन होगा। मतलब कि आर्टिकल के और नाउन के दरमियान में अगर कोई वर्ड आ सकता है तो वो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव के अलावा आर्टिकल और नाउन के दरमियान में कोई वर्ड नहीं आ सकता। तो ये आप एक इजी वे से सीख भी सकते हैं। अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाता है आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि 9 में इतनी ज़्यादा वोकैबुलरी भी अच्छी नहीं होती स्टूडेंट्स की, बिगिनर होते हैं वो, तो आप देखेंगे कि आर्टिकल आ रहा है, उसके साथ अगर सिंगल वर्ड है उसके बाद कोई वर्ब आ गई है, ठीक है, एक वर्ड है तो वो नाउन होगा। 2 वर्ड आ रहे हैं आर्टिकल के और वर्ब के दरमियान में, तो एक आपका नाउन होगा और एक आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो इसी तरह प्रेपोजिशन इसके बाद भी नाउन आता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे द सेवियर ऑफ मैनकाइंड की टाइटल की, तो इसमें हमारे पास दी आर्टिकल आ गया, सेवियर नाउन आ गया, ऑफ प्रेपोजिशन और मैनकाइंड फिर नाउन आ गया, ठीक है। चलें ये स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रांसलेशन। 9th में जो ट्रांसलेशन है इसमें बेटा 2 पैराग्राफ आते हैं ट्रांसलेशन में, सॉरी 2 करने होते हैं, 3 आते हैं, 3 पैराग्राफ आएंगे, उनमें से आपने कोई से 2 पैराग्राफ करने हैं, बामुहावरा आपने उर्दू में उसका तर्जमा करना है। चलें जी स्टार्ट करते हैं हमारी जो रीडिंग है चैप्टर नंबर 1 की। अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरेबिया अरब की जमीन, इज है, द लैंड का मतलब क्या है, जमीन, ऑफ अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल का मतलब क्या है, लासानी है, ठीक है, मतलब कि अनमैच है, चाम चाशनी में, एंड ब्यूटी और खूबसूरती में। अब देखें अरब की ज़मीन वो कहते हैं कि खूबसूरती और चाशनी में लासानी है। अब अरेबिया हमारे पास
जो है वो सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। इज हमारे पास चूंकि वर्ब है तो वर्ब से पहले वाला वर्ड हमारे पास सब्जेक्ट होगा। तो अगर सब्जेक्ट की बात करें तो जो सब्जेक्ट होता है ना किसी भी सेंटेंस में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने पोजीशन और फंक्शन को देखना है। आपका कोई वर्ड जो पोजीशन में सब्जेक्ट है वो या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है, अगर प्रोनाउन नहीं है तो वो नाउन होगा। इन दो के अलावा कोई वर्ड फंक्शन जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का नहीं दे सकता। तो ये बात आप जहन में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर अरेबिया हमारे पास क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन हुआ, ठीक है। अरेबिया इज दी लैंड, दी है फिर लैंड है, लैंड हमारे पास नाउन आ गया, आर्टिकल के बाद आ रहा है, ठीक है। ऑफ अनपैरेलल, अनपैरेलल कैसी है, लासानी है, अनमैच है, किसमें, चार्म में, एंड ब्यूटी। अब अनपैरेलल वर्ड आ रहा है, फिर चार्म आ रहा है, फिर ब्यूटी आ रहा है। ब्यूटी और चार्म यहाँ पे हमारे पास नाउन यूज होंगे, उससे पहले हमारे पास एक अनपैरेलल वर्ड आ रहा है, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। अब बात होती है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। हमने ग्रामर को इसी में से सीखना है, पास्ट पार्टिसिपल। अब ये क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ना, उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब क्या, जहां पे भी जैसे ही मेड टी, तो क्या मेड भी आप पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर यूज करेंगे, हाँ बिल्कुल। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जब वो एडजेक्टिव का काम दे रही होगी, किसका काम दे रही होगी, एडजेक्टिव का काम दे रही होगी, तो हम उसे पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये अनपैरेलल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम दे रहा है, पास्ट पार्टिसिपल हमारे पास विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, विद के साथ इट्स इसके, ट्रैकलेस बेरस्ता, डेजर्ट सहरा, ऑफ सैंड ड्यून, सैंड ड्यून, ड्यून कहते हैं टीला, पंजाबी में जिसे टिब्बा कहते हैं, रेत के टीलों पर, इन दी डेजलिंग, डेजलिंग कहते हैं खेरा करने वाली, एक्सट्रीमली हॉट जिसे कहते हैं, ठीक है, रेस शाओं को, ऑफ दी ट्रॉपिकल सन, जैसे शदीद गर्मियों में हमें सूरज की शुआएं चुभन पैदा करती हैं ना, तो ट्रॉपिकल सन शदीद गर्म सूरज की खेरा करने वाली जो शुआएं हैं, मतलब कि हमारे जिस्म में चुभन पैदा करने वाली। अब इसका मतलब क्या है कि अरब की जमीन, वो कहते हैं क्या, अरब जो के मतलब कि शदीद गर्म सूरज की खेरा करने वाली शुआओं वाले बेरस्ता जो सहरा के टीलों पर मुश्तमल खूबसूरती और हुस्न में लासानी जमीन है, ठीक है। इट्स स्टारी स्काई, इट्स इसका, स्टारी तारों भरा, स्काई आसमान, हैज एक्साइटेड, एक्साइटेड उभारता है, द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर्स, मतलब कि इसका जो तारों भरा आसमान है वो शोरा की और मुसाफिरों के, मतलब कि पोएट्स शोरा को कहेंगे, ट्रैवलर्स किसे कहेंगे, मुसाफिरों को, उनकी इमेजिनेशन को, इमेजिनेशन कहते हैं तखय्युल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी ज़हन में रखिएगा, मतलब कि जो आप सोच रहे हैं वो आपकी इमेजिनेशन है, उनकी इमेजिनेशन को एक्साइट करता है। एक्साइट का मतलब क्या, उभारता है। अगर बात करें तो हैज के बाद, ये यूजर वर्ब में भी आप याद रखिएगा, हैज के बाद, हैव के बाद और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब ये देखना कि एक्साइटेड सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो इसके लिए आप जहन में रखिएगा कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर हम बात करें वर्ब की सेकंड फॉर्म की, ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। अगर बात करें वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आती। तो एक्साइटेड जैसे कि सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड भी है, तो ये देखने के लिए ये थर्ड फॉर्म के तौर पर यूज हुई है या सेकंड फॉर्म के तौर पर। अगर उसके साथ जैसे कि यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ये थर्ड फॉर्म है, अदरवाइज ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। चलें जी आगे चलते हैं। इट वाज इन दिस लैंड, इट वाज ये था, इन दिस लैंड इस जमीन में, दैट द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, इन मक्का मुकरमा,
कि इस ज़मीन ये वो ज़मीन थी जहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का मुकरमा में, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम दी रेड सी, जो कि जो रेड सी है, बहरे अहमर है, उससे 50 मील के फासले पर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पैराग्राफ नंबर 1 कंप्लीट होता है। पैराग्राफ नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं हम। अरब्स मतलब कि अरब के जो लोग हैं पोजेस्ड रखते हैं आ रिमार्केबल मेमोरी। अब यहाँ पे आर्टिकल यूज हुआ है, मेमोरी यूज हुआ है, मतलब कि एंड से पहले हमारे पास 3 वर्ड्स हैं। अगर हमें मीनिंग नहीं भी आते तो हम मेमोरी को नाउन कर देंगे, ठीक है, और रिमार्केबल को क्या कर देंगे, एडजेक्टिव कर देंगे। समझ आ रही है ना। तो अरब के लोग रखते थे रिमार्केबल गजब की, बहुत ज्यादा मेमोरी यादाश्त, एंड और थे, एंड वर और थे एन एलोक्वेंट पीपल, सीहो बलीग लोग थे। देर एलोकेंस उनकी फसाहत एंड मेमोरी और यादाश्त, फाउंड एक्सप्रेशन उसका तासर मिलता है इन देयर पोइट्री उनकी शायरी में। एवरी ईयर हर साल आ फेयर वॉज हेल्ड एट फॉर पोलिटिकल कंपटीशन एट अकास, एक जगह थी अकास, उस मकाम पर शायरी के मुकाबले के लिए एक मेला मुनक्कद होता था। अब बात करें वॉज के साथ हेल्ड आ रहा है, मतलब कि वॉज वर्ब पास कंटिन्यूस में आता है और इसके साथ वर्ब की 4th फॉर्म आती है, तो यहाँ पे 3rd आ रही है। ये शो कर रहा है जब भी इज़ के साथ, वॉज वर्ब के साथ या विल शैल बी के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म आ जाए तो आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। क्लियर हुआ। इट इज नरेटेड, ये बयान किया जाता है, दैट के हमाद सेड कैलिफ वलीद बिन यजीद, के हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद को कहा। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो इन्वर्टेड कॉमाज में ट्रांसलेशन आती है ना, आपने जब उर्दू में उसका तर्जमा करना है तो वो इन्वर्टेड कॉमा में ही करना है। आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको सुना सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के हर लेटर से, हरूफ तहज्जी के हर हरफ से 100 लॉन्ग पोएम। अब उसने कहा कि मैं आपको हरूफ तहज्जी के हर हरफ से 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ, मतलब कि अलिफ से बास, अलिफ से शुरू होने वाली 100 नज़में, बा से, ता से, सा से, या तक भी हरूफ तहज्जी हैं, उनसे वो कहता है कि मैं आपको क्या कर सकता हूँ, 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, बगैर इनको छोटे टुकड़ों में किए, एंड ऑल ऑफ दैट, सारी की सारी वाज कंपोज्ड, फिर पैसा इसका फिक्रा है, तहरीर की गई थी एक्सक्लूसिवली खास तौर पर बाय पोएट्स, शोरा की, बिफोर दी परमलगेशन ऑफ इस्लाम। परमलगेशन कहते हैं इन्वेंट को, तरवीज को, जब इस्लाम का आगाज हुआ था ना, उससे पहले के शोरा की लिखी हुई थी। दी आर्टिकल है, तो ये हमारे पास वर्ड कौन सा होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑफ प्रेपोजिशन है, ये कौन सा होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे आपके इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो जाते हैं, तो तर्जमा करते हुए आपने भी इनको क्लोज कर देना है। इट इज नो वंडर, इसमें हैरानी नहीं है, दैट अल्लाह सुब्हाना व तआला चूज इंतखाब किया दी अरेबिक लैंग्वेज फॉर इज फाइनल डिस्पेंसेशन, उनकी जो आखिरी डिस्पेंसेशन थी, पैगाम था, उसके लिए अरबी ज़बान का इंतखाब किया, एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, और अपने वर्ड की, अपने अल्फाज की हिफाजत के लिए अरबी ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि कौन सी वो लैंग्वेज है जिसकी पोइट्री जो है वो ज़्यादा एस्थेटिक प्लेयर देती है, एस्थेटिक प्लेयर रूह को जो है वो सुकून देती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो कौन सी लैंग्वेज है जिसकी पोइट्री आपको ज़्यादा एस्थेटिक प्लेयर देती है। जिस स्टूडेंट ने इसका सही आंसर किया उसे मेरी तरफ से 500 रुपीज़ जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा। तो आज ये सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। फिफ्थ में, इन द 5th and 6th सेंचुरी, 5वीं और 6ठी सदियों में, मैनकाइंड इंसानियत स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्योस, स्टूड खड़ी थी ऑन दी वर्ज ऑफ क्योस, वर्ज कहते हैं किनारे को, क्योस कहते हैं इंतशार को। 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। इट सीम्ड, ऐसे लगता था, कैसे लगता था, दैट द सिविलाइजेशन, वो तहजीब, विच हैड टेकन, जिसको लगे थे 4000 ईयर्स टू ग्रो, जिसको बढ़ने में 4000 साल लगे थे, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, उसने क्रम्बलिंग करना, रेजा रेजा होना शुरू कर दिया था।
एट दिस पॉइंट इन टाइम, एन उसी वक्त अल्लाह अलमाइटी रेस्ड आ रसूल सल्लल्लाहु अमंग देमसेल्व्स, अल्लाह ने एक रसूल मबूस फरमाया अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं में से, टू लिफ्ट जिसने उठाया ह्यूमैनिटी इंसानियत को, फ्रॉम इग्नोरेंस जहालत से, इनटू लाइट ऑफ फेथ, जिसने इंसानियत को जहालत से ईमान की रोशनी की तरफ उठाया। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जो कि मैंने आज के लेक्चर के एंड पे, बस यहीं पे मैं एंड करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा ये पहला लेक्चर है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को ज़्यादा पैराग्राफ कवर करवाऊंगा। तो क्रम्बलिंग कहते हैं जो है वो रेदा रेदा होना, ब्रेक इनटू पीसेस। अब आप मुझे बताएं कि ये कैसा टेंस है, ये हैड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर आईएनजी फॉर्म आ गई है, किस तरह से हैड भी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है और आईएनजी फॉर्म भी आ रही है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि जो वर्ड क्रम्बलिंग है ना, वो वर्ब तो है ही नहीं, वो वर्ब नहीं है। वर्ब नहीं है तो क्या है हमारे पास? अगर हम बात करें, जो हमारे पास वर्ड है क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग इज नॉट अ वर्ब हेयर इन दिस सेंटेंस, इट इज अ जेरेंड। ये क्या है? जेरेंड है। जेरेंड क्या होता है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी का एडिशन कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं जेरेंड। तो क्या जेरेंड वर्ब होती है? नो, जेरेंड जो होती है ये वर्ब नहीं होती। जेरेंड क्या होता है? ये नाउन होता है। ये क्या होता है? नाउन होता है। इसको हम वर्बियल नाउन कहते हैं। वर्ब की शक्ल में नजर आने वाला एक नाउन होता है। ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है, कि या सेंटेंस में ये सब्जेक्ट होगा या किसी भी सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट होगा। तो आईएनजी फॉर्म जो आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वाली जगह पे मिले, आपने उसको वर्ब नहीं बनाना, बल्कि उसे कहना है कि ये हमारे पास जो है वो जेरेंड है। जैसे हमारे पास एक वर्ड आई एम टेकिंग एक्सरसाइज। अब टेकिंग हमारे पास यहाँ पे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर इस तरह से आ जाए आफ्टर टेकिंग मील, तो यहाँ पे जो हमारे पास आफ्टर टेकिंग है ना, ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो हम इसे नहीं कहेंगे कि ये वर्ब है, ये हमारे पास जेरेंड के तौर पर यूज हो जाएगा। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग, आई एम स्मोकिंग, स्मोकिंग यहाँ पे वर्ब है, लेकिन स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग यहाँ पे जेरेंड के तौर पर यूज हो रही है। तो यहाँ पे हम दी एंड करेंगे। यहाँ पे आज हमने पोजीशन के बारे में, फंक्शन के बारे में, आर्टिकल के बारे में, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, पास्ट पार्टिसिपल और जेरेंड के बारे में सीखा है, और ट्रांसलेशन भी सीखी है। तो इसमें से आप लोगों को एक तो ट्रांसलेशन आएगी फाइनल एग्जाम में, सिनोनिम्स आएंगे, ग्रामर का पोर्शन, और इसके अलावा स्पेलिंग वगैरह भी आएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। मैं 1 बाय 1 इसकी वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहूँगा, और जब कोई 20 की वीडियो हो जाएंगी तो फिर मैं इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और उसका लिंक भी दे दूंगा। तो आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन हो उसके लिए आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। नंबर मैं अपना जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।